नमस्कार, मैं हूं कुंदन जमैर। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मिस्टर चीफ मिनिस्टर, एक ऐसा शो जो आपको सीधा आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री से जोड़ेगा, जिसमें आपको पता लगेगा कि आपके राज्य के सीएम क्या कुछ कर रहे हैं। आज दिन भर उन्होंने किन कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और आपके प्रदेश को क्या क्या सौगात मिली। इस शो के जरिए हम आपको बताएंगे आज देश भर के मुख्यमंत्रियों की क्या क्या गतिविधियां रही, जनता और प्रदेश के विकास के लिए क्या क्या अहम कदम उठाए गए, जिनका आपसे सीधा सरोकार रहेगा। तो आज हम शुरुआत करेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान पुलिस महकमे के एसीबी के डीजी के एक आदेश ने पूरे प्रदेश में खलबली मचा दी है। डीजी के आदेश के अनुसार अब रिश्वत के मामले में पकड़े जाने वाले आरोपी के फोटो और वीडियो को सार्वजनिक नहीं किया जा सकेगा जब तक उन पर आरोप सिद्ध नहीं हो जाए। इस आदेश के बाद सरकार के मंत्रियों ने ही सवाल खड़े कर दिए हैं, तो विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मामले की जानकारी होने से इनकार कर दिया है। हालांकि बाद में सीएम गहलोत ने आदेश का रिव्यू करवाने की बात जरूर कही। अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और भ्रष्टाचारियों पर छापे लगातार जारी रहेंगे। तो वहीं विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी गहलोत सरकार युवाओं को रिझाने के लिए रोजगार पैदा करने का दावा कर रही है। इसी कड़ी में रोजगार मेले का भी आयोजन हो रहा है। सीएम गहलोत ने कहा है कि हमारी सरकार बेरोजगारी को खत्म करने के लिए काम कर रही है। कर लिया, ऐसा कभी हुआ है क्या? जो रास्ते में हो रहा है उसकी तारीफ होनी चाहिए, उनकी तारीफ होनी चाहिए। अपोजिशन वाले क्या करते हैं? बहुत करप्शन है, पकड़े जा रहे हैं। अरे पकड़ रहे इसलिए पकड़े जा रहे हैं। कई राज्यों में तो ना तो एसीबी छापे पड़ते हैं ना पकड़ते हैं। पकड़ो तो बदनाम हो, नहीं भ्रष्टाचार होता रहे चुपचाप, वो मंजूर है अपोजिशन पार्टी वालों को। हमने कहा कि नहीं, हम पकड़ेंगे, इतने छापे डाले होंगे जो आज तक नहीं पड़े। इसलिए ये कहना, अब बात रही आप वाली बात, क्योंकि फोटो एक्ट नहीं आए। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों का फैसला है, 2 का नहीं है, 3 का है, कि जब तक कोई मुलजिम जो है उसको मतलब सिद्ध नहीं कर दो आप कोर्ट के अंदर, तब तक उसको, कई लोग अगर कोई मान लो पकड़ा गया, वो सच्चाई नहीं मान लीजिए, गलत पकड़ लिया, वो बदनाम क्यों हो? उस बात को लेकर के आपने देखा होगा आज से 3 साल पहले फैसला सुप्रीम कोर्ट का, जो डीजी ने फैसला किया वो उसको आधा बना के उसने खाली सर्कुलर जारी किया है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा कोई अभियान खत्म हो जाएगा, हमारा अभियान और अधिक मजबूत होगा। आप निश्चिंत रहें, राजस्थान में हम जीरो टॉलरेंस रख के चल रहे हैं। ये लोग फर्जी डिग्री लेके भर्ती हो जाते हैं, यहाँ हम पकड़ रहे हैं, एग्जाम कैंसिल कर रहे हैं, जिससे कि अन्याय किसी के साथ नहीं है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात है, नौकरी अगर लगती नहीं तो पेपर लीक क्या होता है? ये बात, इस मर्म को समझने की आवश्यकता है। राजस्थान वो राज्य है जहाँ करीब हम लोग 1,35,000 तो नौकरी लग चुकी है। 1,25,000 की नौकरियों का प्रोसेस चल रहा है, इंटरव्यू चल रहे हैं, एग्जाम चल रहे हैं 1,25,000 के, और 1,00,000 मैंने और घोषणा कर रखी है। तो करीब 3,55,000 नौकरी हम लगा रहे हैं। उसके अंदर पेपर लीक कहीं होता है मान लो, तो क्या पेपर लीक के डर से मैं एग्जाम ही नहीं करवाऊँ? नौकरी लगाऊँ ही नहीं क्या? नौकरी लगना बड़ी बात है, जो कि लाखों में लग रही है। मेरे ख्याल से राजस्थान संभवत, पक्का तो नहीं कह सकता, देश के अंदर ज़्यादा नौकरी लग रही है। गुजरात में मैं था, जाके देखिए आप, नौकरी लगती नहीं वहाँ पर। तो नौकरी लग रही है, उसका सही सरकार को मिलना चाहिए। और अब बात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की करेंगे, जो इन दिनों बिहार में समाधान यात्रा निकाल रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीतामढ़ी पहुंचे, जहां पर स्थानीय लोगों से सरकार की तरफ से कराए गए विकास कार्यों का उन्होंने फीडबैक भी लिया। इसके साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने शनिवार से शुरू हो रही बहुप्रतीक्षित जातीय जनगणना के बारे में बात की है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वो चाहते थे कि जाति आधारित जनगणना देश स्तर पर हो, लेकिन वे लोग सहमत नहीं हुए। अभी बिहार में जाति आधारित जनगणना कराते हैं, ये उन्होंने बातें कही। इसके बाद देश स्तर पर जाति आधारित जनगणना कराने की बात को आगे बढ़ाएंगे। आपको बता दें कि बिहार की नीतीश सरकार 18 फरवरी 2019 और फिर 27 फरवरी 2020 को जातीय जनगणना का प्रस्ताव बिहार विधानसभा और विधान परिषद में पास करा चुकी है। हालांकि केंद्र इसके खिलाफ रही है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर साफ कर दिया था कि जातिगत जनगणना नहीं कराई जाएगी। केंद्र का कहना था कि ओबीसी जातियों की गिनती करना लंबा और कठिन काम है, पर अब नीतीश सरकार जातिगत जनगणना कराने जा रही है। इसकी जिम्मेदारी सामान्य प्रशासन विभाग को दी गई है। इस साल मई तक जातिगत जनगणना का काम निपटाने को कहा गया है। बहुत जरूरी था ना, तो एक एक बार उसका एक एक चीज की समीक्षा कर रहे थे, क्या हुआ। तो एक एक चीज को देखने के बाद हो गया कि सब लोगों को काफी संख्या में ट्रेन किया गया है और उसके बाद सब जगह जा करके एक एक घर में एक एक बात को पूछेंगे, देखेंगे। कोई अब जात की जगह उपजात बता देता है ना, तो ही ना बगल वाला बोलेगा तो ही उसको फिर समझा करके कि भाई देखिए। तो इसी तरह से, क्योंकि उपजाति लिखा जाना तो ठीक नहीं ना है, जाति लिखा गया तभी ना संख्या ठीक से होगा। तो इस तरह से एक एक चीज सबको समझाए हैं और लोग पूरा ट्रेनिंग करके अब वो करने जा रहे हैं और जल्दी से जल्दी वो हो जाएगा और बहुत अच्छा होगा। एकदम हमने कहा कि एकदम बिल्कुल करना है। और मान लीजिए कि यहाँ नहीं है और बाहर रह रहा है, तो बाहर वाले के साथ भी एक कम्युनिकेशन ठीक से होना चाहिए, ताकि सही मायने में संख्या की गिनती हो जाएगी तो ठीक रहेगा ना। और कौन अलग अलग जातियों का जातीय जनसंख्या भी हो जाएगा और पूरे राज्य की पूरी जनसंख्या हो जाएगी। तो इसलिए एकदम बिल्कुल, और आर्थिक स्थिति सबका देखना, उसको हम बहुत सिखवाए हैं कि कोई जात रहे उसकी आर्थिक स्थिति देख लीजिए, ताकि आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी होगी। तो हम लोग इस तरह से करवा रहे हैं सर्वेक्षण। लेकिन इसके अलावा तो बात ये भी ना है भाई कि विकास भी चाहते हैं ना, हम लोग तो सबका चाहते ही हैं, उनको तो फायदा मिले, लेकिन इलाके का विकास होना चाहिए। और कोई गरीबी स्थिति में है तो उसको और क्या करना चाहिए, एक एक चीज की जानकारी। खाली जाति का आधारित गणना खाली हम नहीं करवा रहे हैं, पूरा का पूरा ऐसा सर्वेक्षण हो जाएगा ताकि एक एक चीज की जानकारी सरकार को हो जाएगी कि और क्या क्या काम करना चाहिए ताकि सब लोगों का विकास हो जाए। सर, राष्ट्रीय स्तर पे भी चाहते तो लोग एग्री नहीं किए तो हम लोग यहाँ करेंगे। और यही नहीं कर रहे हैं, एक एक चीज की जानकारी लेकर के हम लोग करेंगे। और यहाँ जो भी होगा तो हम लोग तो इन्फॉर्म कर ही देंगे कि यहाँ का यह स्थिति। अगर इसी तरह से करवा लीजिए, देखिए देश के विकास के लिए और समाज के हर तबके के उत्थान के लिए बहुत फायदा होगा। तो हम लोग इसी दृष्टिकोण से कर रहे हैं। और बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो 2 दिवसीय दौरे पर मुंबई पहुंचे और दौरे के दूसरे और आखिरी दिन उन्होंने बॉलीवुड हस्तियों से मुलाकात की। बॉलीवुड हस्तियों से मुलाकात कर सीएम योगी ने यूपी को फिल्म अनुकूल राज्य के रूप में पेश किया और उन्हें यूपी को फिल्म निर्माण स्थल के रूप में तलाशने के लिए न्योता भी दिया। सीएम योगी और बॉलीवुड हस्तियों के बीच हुई इस मीटिंग में यूपी को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट इन इंडिया के तौर पर प्रमोट किया गया। सीएम योगी ने बॉलीवुड के सदस्यों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने फिल्म बिरादरी के 2 सदस्यों को सांसद बनाया है। साथ ही वो ये भी जानते हैं कि बॉलीवुड किन मुद्दों का सामना कर रहा है और क्या करने की जरूरत है। सीएम योगी ने आगे कहा कि सिनेमा देश की एकता और संप्रभुता को बनाए रखने और समाज को जोड़ने में अहम भूमिका निभाता है। सीएम ने कहा कि प्रदेश में उनकी सरकार की फिल्म नीति के तहत अगर कोई वेब सीरीज बनाई जाती है तो उसे 50% तक सब्सिडी भी दी जाएगी। बता दें कि फरवरी महीने में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुंबई के दौरे पर रहे। उन्होंने कहा कि यूपी फिल्म अनुकूल राज्य के तौर पर उभर करके सामने आया है। इस फील्ड में आप लोगों की विशेषज्ञता है, किसी में कोई एक्टर के रूप में, कोई प्रोड्यूसर के रूप में, कोई किसी अन्य रूप में अपना योगदान दे रहा है, तो स्वाभाविक रूप से उन चुनौतियों के बारे में भी आप ही जानते हैं और उनकी समस्या कैसे होनी है, उस समस्या के समाधान का मार्ग भी आप ही को सुझाव देना है। आप सबने बहुत अच्छे सुझाव यहां पर दिए हैं। उन सभी
सुझावों को हमारी टीम ने नोट भी किया है और उनका हम समाधान भी करेंगे। मेरे सामने कुछ चीजें सामने आई थी, जो बातें आई हैं उसमें खासतौर पर एक तो जो वेब सीरीज में जो प्रदेश में पिछली बार भी मेरे सामने बार बार आ रही थी कि जो हमारी फिल्म पॉलिसी है यूपी की, उसमें भी वेब सीरीज जो प्रदेश में निर्मित होने वाली वेब सीरीज है उसमें भी हम लोग प्रदेश में जो सब्सिडी यूपी के अंदर हम देते थे तो उसमें भी हम 50% तक सब्सिडी देने की कार्रवाई को आगे बढ़ाने जा रहे हैं और उससे काफी कलाकारों को उससे लाभ होगा। वेब फिल्मों के लिए भी हम लोग प्रदेश में जो लागत का 25% तक की छूट हम उसमें उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य करने जा रहे हैं। स्टूडियो और लैब्स के लिए भी प्रदेश में हम लोग 25% तक छूट स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराने के कार्य को हम लोग बहुत शीघ्र उसको संशोधित करने जा रहे हैं और उसका लाभ उत्तर प्रदेश में कोई भी डायरेक्टर, एक्टर और प्रोड्यूसर इसका लाभ उत्तर प्रदेश के अंदर ले सकता है इस फील्ड में आकर के। उत्तर प्रदेश का जो तराई का क्षेत्र है उसमें हमारी तमाम नेशनल पार्क हैं। आज से नहीं, सैकड़ों वर्षों की विरासत इसके साथ जुड़ी हुई है। बुंदेलखंड में किले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़े थे। फिल्म शूटिंग के लिए सभी कनेक्टिविटी की जो सबसे बड़ी आवश्यकता है, सुरक्षा के साथ साथ कनेक्टिविटी, यह भी उत्तर प्रदेश के अंदर आप सबको प्राप्त होगी। उत्तर प्रदेश ने कला के क्षेत्र में किसी कालखंड में बहुत बड़ा योगदान दिया था, आज भी दे रहा है और उस विरासत को संरक्षित करना, उसे प्रोत्साहित करना, इसे हम अपना दायित्व समझते हैं और उसी दायित्व के तहत जब मैं यहाँ मुंबई में मेरा आना होता है तो मैं प्रयास करता हूँ कि सभी इस फील्ड से जुड़े हुए जो महानुभाव हैं उन सभी के साथ एक संवाद का कार्यक्रम जरूर बने। और उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी के निर्माण की भी जो हमारी प्रवर्तमान कार्यवाही है ये उसी का हिस्सा है। मैं चाहूंगा कि आप लोग उसमें रुचि लें। उत्तर प्रदेश में है फिल्म सिटी कैसे होनी चाहिए, आज की जो चैलेंजेस हैं आने वाले 50 और 100 वर्षों के अंदर टेक्नोलॉजी कहां जाने वाली है, उस चुनौती के लिए हम अभी से अपनी तैयारी कर सकें और उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट भी पूरा सहयोग आपको करेगी, हर प्रकार से उसे आगे बढ़ाने में योगदान देगी। और अब बात करते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की, जिन्होंने राज्य के लोगों को नए साल का तोहफा दिया है। उन्होंने गुरुग्राम से वर्चुअल रूप से 1882 करोड़ रुपए की 167 परियोजनाएं शुरू की हैं। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि गुरुग्राम के विकास की चमक पूरी दुनिया ने देखी है। विश्व की बड़ी 500 कंपनियों में से 300 के करीब कंपनियों की गुरुग्राम में मौजूदगी है। सीएम ने आगे कहा कि बदरपुर मुजेसर मेट्रो के उद्घाटन के वक्त पीएम मोदी ने कहा था कि विकास का आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर जितना मजबूत होगा उतना ही ज्यादा लोगों को फायदा होगा। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज का दिन हरियाणा के विकास की इस कड़ी में एक महत्वपूर्ण दिन कहा जा सकता है, क्योंकि निरंतर जो विकास की के पथ पर हम लोग चल रहे हैं और हर वर्ष हजारों करोड़ रुपए की विकास योजनाएं शिलान्यास होती हैं, उद्घाटन होते हैं और विशेष तौर पर कोविड के समय में जब हमने अनुभव किया कि सब स्थानों पर जाकर कई बार शिलान्यास उद्घाटन करना संभव नहीं हो पाता है, तो ऑनलाइन उद्घाटन के सिस्टम को हमने शुरू किया और मुझे खुशी आज बताते हुए कि उस कड़ी में आज ये छठा कार्यक्रम है। पहला कार्यक्रम 2019 में हुआ था, जिसमें 209 प्रोजेक्ट जो 4022 करोड़ की लागत के थे वो सब शिलान्यास उद्घाटन हुए थे।
उसी क्रम में दूसरा जो कार्यक्रम 27/10/20 को हुआ, तीसरा 21 मार्च 21 को हुआ, चौथा कार्यक्रम 10 जून 21 को हुआ, पांचवा कार्यक्रम इसी वर्ष 4 सितंबर 22 को हुआ और आज हम 6 जनवरी 2023 को ये छठा कार्यक्रम कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में जैसा हमने बताया कि कुल सभी 22 जिलों में 167 प्रोजेक्ट परियोजनाएं जिनका शिलान्यास उद्घाटन हो रहा है और कुल इसकी लागत 1882 करोड़ रुपया इसकी लागत है। एक बहुत बड़ी जिसको कहें कि धनराशि के प्रोजेक्ट आज हरियाणा की जनता को समर्पित किए जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि हरियाणा का विकास केवल हरियाणा तक ही इसकी चर्चा सीमित नहीं होती, बल्कि पूरे देश के विकास में अपना योगदान करते हैं। और खास करके गुरुग्राम जैसा नगर जहां से आज का संबोधन हो रहा है, हम सब बैठे हैं, यहां जो इस प्रकार के विकास की बातें प्रारंभ होती हैं, शुरू होती हैं, तो इसकी चर्चा पूरे देश में तो जाती है, पूरी दुनिया में भी जाती है। क्योंकि ये शहर एक प्रकार से आइकन सिटी ऑफ हरियाणा बना है। दुनिया भर की जो 500 बड़ी कंपनीज हैं, उनमें से लगभग 300 कंपनीज उनकी उपस्थिति गुरुग्राम में है। तो गुरुग्राम एक प्रकार की हमारी हरियाणा की आर्थिक राजधानी भी ये कहलाती है। हम लोगों ने पिछले लगातार, क्योंकि चौथा वर्ष तो ये वित्त मंत्री के नाते मुझे भी काम करने का जो एक मौका मिला है, तो मैं कह सकता हूं कि हमने हमारे जो वित्त का संयोजन किया है उसमें बजट बनाते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि हम कैपिटल एक्सपेंसेस अर्थात विकास के कामों में कितना ज्यादा पैसा लगा सकते हैं। आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे कुल बजट का 34.5% अब हम विकास के कामों में लगाने लग गए हैं और ये अपने आप में हमारी एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर स्थित दूधाधारी मठ पहुंचे। उन्होंने सभी को छेरछेरा पुन्नी की बधाई दी है। मठ पहुंचकर मुख्यमंत्री ने सबसे पहले भगवान के दर्शन किए। सीएम बघेल ने पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। आपको बता दें कि दूधाधारी मठ परिसर में छेरछेरा पुन्नी मेला का आयोजन किया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को धान से तौला गया। इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए तमाम काम किए हैं। यहां उत्पादित फसल को समाज के जरूरतमंद लोगों, कामगारों और पशु पक्षियों के लिए देने की परंपरा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की अमूल्य धरोहरों और पौराणिक परंपराओं का संवर्धन और संवहन हो सके, इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार ने छेरछेरा त्योहार पर सार्वजनिक अवकाश की भी घोषणा की है। आपको बता दें कि इस दौरान छेरछेरा कोठी के धान ल हेरहेरा बोलते हुए गांव के बच्चे, युवा और महिलाएं खलिहानों और घरों में जाकर धान और भेंट स्वरूप प्राप्त पैसे इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा किए गए धान और राशि से वर्ष भर के लिए कार्यक्रम मनाते हैं। ये नई फसल के घर आने की खुशी में पौष मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसी दिन मां शाकंभरी जयंती भी मनाई जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान शंकर ने माता अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगी थी, इसलिए लोग धान के साथ साथ साग, भाजी, फल का भी दान करते हैं। सब लड़का मन भी आया है और ये त्योहार छेरछेरा पुन्नी, वैसे हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत अगन तीज त्योहार है लुप्त होत रही से, लेकिन हमारी सरकार बने के बाद लगातार सब तीज त्योहार के छुट्टी भी दें, मुख्यमंत्री निवास में उसका आयोजन भी करें और लोगन एक से जुड़ीस भी, जैसे कि महाराज जी जिन सब बात बता दी कि हरेली, तीजापोरा, छठ पूजा, विश्व आदिवासी दिवस, कर्मा जयंती। और अब बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट की, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। उन्होंने कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर यहां के लोगों को बड़ी सौगात दी।
इस मौके पर अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह भी मौजूद रहे। गृहमंत्री अमित शाह ने राजधानी इम्फाल के मर्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स में मर्जिंग पोलो प्रतिमा का उद्घाटन किया। ये प्रतिमा 120 फीट ऊंची है। मणिपुर में जिस जगह पर मार्जिन पोलो की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है उसे खेल का जन्म स्थान माना जाता है। तो वहीं प्रतिमा के उद्घाटन के बाद राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह ने अमित शाह को कुछ गिफ्ट भी दिया। इस दौरान सीएम एन बीरेन्द्र सिंह ने अमित शाह को एक पोलो मैलेट और खेल की एक पेंटिंग भेंट की है। इसके अलावा अमित शाह ने चुराचंदपुर मेडिकल कॉलेज का भी उद्घाटन किया। ट्वीट कर मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रूप में एक मील का पत्थर उपलब्धि और महत्वपूर्ण दिन मणिपुर के पहाड़ी जिले के पहले मेडिकल कॉलेज चुराचांदपुर मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। इसके बाद मोइरांग में INA मुख्यालय पहुंचकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 175 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज को फहराया। माननीय मुख्यमंत्री श्री एन बीरेन्द्र सिंह जी। तो आज मिस्टर चीफ मिनिस्टर में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक छोटे ब्रेक के लिए। तमाम अहम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।